नमस्कार। आज हम भारत की हालिया राजनीति की एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं जिसने सबका ध्यान खींचा है। 2025 का उपराष्ट्रपति चुनाव। जी ये कोई आम चुनाव नहीं था, ये एक मध्यावधि चुनाव था। हाँ, बिल्कुल बीच में हुआ। इसकी जरूरत तब पड़ी जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जुलाई 2025 में अपने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। जी और दिलचस्प बात यह है कि 1987 के बाद ये पहली बार हुआ कि देश को मतलब बीच कार्यकाल में ही नया उपराष्ट्रपति चुनना पड़ा। सही कहा, और इसी वजह से ये चुनाव खास बन गया। देखिए, आमतौर पर तो उपराष्ट्रपति चुनाव तभी होते हैं जब कार्यकाल खत्म होने वाला हो। हाँ बिल्कुल। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग थी। संविधान के तहत आप पद खाली रख नहीं सकते, तो चुनाव करवाना जरूरी हो गया था। हाँ, तो आज हम इसी 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव की पूरी कहानी मतलब परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। कौन थे मैदान में, प्रक्रिया कैसे चली और नतीजे क्या रहे। हमारी ये सारी बातचीत टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स ऐसे कई जाने माने अखबारों और वेबसाइट्स में छपी खबरों और विश्लेषण पर आधारित है। जी हमारा मकसद है ये समझना कि भाई ये चुनाव क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन जीता और जो जीते उनकी पृष्ठभूमि क्या है और इस चुनाव के नतीजों के क्या मायने निकाले जा सकते हैं। यानी हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे के राजनीतिक संकेत क्या हैं, भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो इस्तीफा हुआ जगदीप धनखड़ जी का जुलाई 2025 में, इसके ठीक बाद क्या हुआ, मतलब संवैधानिक तौर पर क्या कदम उठाने जरूरी थे? देखिए, जैसे ही उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है, संविधान का अनुच्छेद 67 और 68 वो एकदम एक्शन में आ जाते हैं। अच्छा। वो साफ कहते हैं कि पद को जल्द से जल्द भरना होगा चुनाव कराकर। तो इसी संवैधानिक जिम्मेदारी के चलते चुनाव आयोग ने फौरन प्रक्रिया शुरू कर दी। और जैसा आपने शुरू में बताया, 1987 में जब आर वेंकटरमन राष्ट्रपति बने थे और उपराष्ट्रपति पद खाली हुआ था, उसके बाद ये पहला ऐसा मौका है। ये अपने आप में मतलब एक ऐतिहासिक घटना है। यानी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी होगी। चुनाव का पूरा कार्यक्रम क्या रहा, मतलब तारीखें क्या थीं? हाँ, चुनाव आयोग ने काफी तेजी दिखाई। जो नोटिफिकेशन था यानी चुनाव की घोषणा, वो 7 अगस्त 2025 को जारी हुआ। ओके। उम्मीदवारों के लिए नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त थी। फिर 22 अगस्त को नॉमिनेशंस की स्क्रूटनी हुई, मतलब जांच हुई। ठीक। और अगर किसी को नाम वापस लेना था तो उसके लिए 25 अगस्त तक का समय था। और वोटिंग, वोट कब डाले गए और कैसे? मतदान हुआ 9 सितंबर 2025 को संसद भवन में। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग गुप्त मतदान यानी सीक्रेट बैलेट से होती है। किसने किसे वोट दिया ये पता नहीं चलता। अच्छा, और वोट कौन डालता है, मतलब कौन लोग वोट दे सकते हैं इसमें? राष्ट्रपति चुनाव से ये अलग कैसे है? हाँ, ये एक अहम फर्क है। देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य वोट डालते हैं। सभी सदस्य? हाँ, सभी। इसमें मनोनीत सदस्य यानी जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो भी शामिल होते हैं। अच्छा। जबकि राष्ट्रपति चुनाव में आपको याद होगा, नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं डालते और राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य भी वोट डालते हैं। हाँ, वो प्रक्रिया अलग है। बिल्कुल। तो 2025 के इस उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 781 सांसद थे जो वोटर थे। समझ गई, यानी सिर्फ संसद के सदस्य, नॉमिनेटेड सदस्यों को मिलाकर। अब बात करते हैं उन चेहरों की जो इस मुकाबले में थे। जो सत्ताधारी एनडीए है यानी भाजपा नीत गठबंधन, उनका उम्मीदवार कौन था? एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को मैदान में उतारा। वो उस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल थे और तमिलनाडु से भाजपा के एक पुराने और कह सकते हैं अनुभवी नेता माने जाते हैं। ओके, सीपी राधाकृष्णन। और विपक्ष की तरफ से जो इंडिया गठबंधन है, उन्होंने किसे चुना? जी, विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया अलायंस ने न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी पर दांव लगाया। वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और तेलंगाना से आते हैं। अच्छा, तो एक तरफ अनुभवी राजनेता, दूसरी तरफ न्यायपालिका से जुड़ी एक जानी मानी हस्ती। जी हाँ, मुकाबला दिलचस्प था। सीपी राधाकृष्णन का तो खैर लंबा राजनीतिक सफर रहा है, कई पदों पर रहे हैं, और जस्टिस रेड्डी का न्याय के क्षेत्र में बड़ा नाम है। तो दोनों अपनी अपनी जगह मजबूत उम्मीदवार थे। बिल्कुल। अब आते हैं उस दिन पर जब नतीजे आए। 9 सितंबर को वोटिंग हुई, फिर गिनती हुई होगी। आंकड़े क्या कहते हैं, कौन जीता और कितने वोटों से? हाँ, आंकड़े काफी रोचक हैं। देखिए, कुल 781 वोटर्स थे जी। उनमें से 767 ने वोट डाला, यानी वोटिंग परसेंटेज रहा करीब 98.2%। ये बहुत ऊंचा माना जाता है। दिखाता है कि सांसदों ने इस चुनाव को गंभीरता से लिया। 98% से ज्यादा? ये तो वाकई बहुत ऊंचा मतदान है। बिल्कुल।
अब इन 767 वोटों में से 15 वोट अवैध मतलब इनवैलिड करार दिए गए। ऐसा कभी-कभी तकनीकी कारणों से हो जाता है। ठीक है। तो गिनती के लिए जो वैध वोट बचे वो थे 752। 752 वोट। और इन 752 वोटों का बंटवारा कैसे हुआ एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच? यहाँ तस्वीर साफ होती है। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को मिले 452 वोट। 452। जी, ये कुल वैध वोटों का मतलब 752 का लगभग 60.1% बनता है। ओके। और जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को? उन्हें मिले 300 वोट, जो करीब 39.9% है। तो इस तरह सीपी राधाकृष्णन 152 वोटों के अंतर से भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने गए। 152 वोटों का अंतर। ये अंतर पिछले कुछ उपराष्ट्रपति चुनावों के मुकाबले कैसा है? ज्यादा है, कम है या सामान्य है? यहीं पर यह चुनाव और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। ये जो 152 वोटों का अंतर है ना, ये पिछले 20 सालों में हुए उपराष्ट्रपति चुनावों में जीत का सबसे कम अंतर है। सबसे कम? 20 सालों में सबसे कम अंतर। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या मुकाबला उम्मीद से कहीं ज्यादा कड़ा था? बिल्कुल, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये सीधा इशारा करता है कि शायद विपक्ष पहले से ज्यादा एकजुट था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सत्ता पक्ष के अंदर ही वोटों का गणित उतना सीधा नहीं रहा जितना बाहर से लग रहा था। ये कम अंतर दिखाता है कि मुकाबला काफी कांटे का था, या कम से कम उतना एक तरफा नहीं था जैसा शायद पहले के कुछ चुनावों में देखा गया था। और क्या इस कम अंतर से जुड़ी कोई और बात भी सामने आई? मुझे आगे कुछ चर्चा चल रही थी क्रॉस वोटिंग की। हाँ, बिल्कुल। ये एक और अहम पहलू है जिस पर राजनीतिक गलियारों में और मीडिया में खूब चर्चा हुई। कई एनालिस्ट का मानना है कि विपक्ष के कुछ सांसदों ने अपनी पार्टी लाइन या गठबंधन के खिलाफ जाकर एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को वोट दिया। अच्छा, यानी इंडिया गठबंधन के वोट एनडीए को चले गए। इसके कोई पक्के सबूत तो नहीं होंगे क्योंकि मतदान तो गुप्त था? नहीं, पक्के सबूत तो नहीं होते क्योंकि वोट गोपनीय होता है। लेकिन देखिए, हर पार्टी को अपने सांसदों की संख्या पता होती है। हाँ, वो तो है। और नतीजों के बाद वो एक अनुमान लगाते हैं कि भाई हमें इतने वोट मिलने चाहिए थे और मिले इतने। जब इसमें बड़ा अंतर दिखता है तो क्रॉस वोटिंग के कयास लगाए जाते हैं। तो इस चुनाव में ऐसा लगा? हाँ, इस चुनाव में जो आंकड़े आए उनसे ऐसे संकेत मिलते हैं कि कुछ वोट विपक्ष से एनडीए उम्मीदवार की तरफ गए। अब ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि शायद गठबंधन की एकजुटता उतनी मजबूत नहीं थी जितनी बताई जा रही थी, या फिर कुछ सांसदों ने व्यक्तिगत पसंद नापसंद या किसी और कारण से अलग वोट किया होगा। ये तो काफी महत्वपूर्ण बात है। इसका असर आगे की राजनीति पर भी दिख सकता है। खैर, चलिए अब थोड़ा ध्यान नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पर देते हैं। उनकी पृष्ठभूमि, उनका राजनीतिक सफर, वो कैसा रहा है? सीपी राधाकृष्णन जी अब 67 साल के हैं और भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। उनका राजनीतिक करियर काफी लंबा और गहरा है, खासकर दक्षिण भारत की राजनीति में उनकी अच्छी पकड़ रही है। वो मूल रूप से तमिलनाडु से हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ मतलब बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 1990 के दशक के आखिर में कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा सांसद भी चुने गए थे। सही। वो 2 बार सांसद रहे। तमिलनाडु में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पार्टी संगठन में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। इसके अलावा केंद्र सरकार के तहत जो कॉयर बोर्ड ऑफ इंडिया आता है, उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। अच्छा। तो मतलब संगठन का और प्रशासनिक दोनों तरह का अनुभव उनके पास है। और राज्यपाल के तौर पर भी उनका अनुभव रहा है ना? हाँ, उपराष्ट्रपति बनने से ठीक पहले वो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे और उससे पहले उन्होंने झारखंड के राज्यपाल का पद भी संभाला है। तो राज्यों के संवैधानिक प्रमुख के तौर पर काम करने का भी अनुभव है उनके पास। कुछ स्रोतों में मैंने पढ़ा उनके आरएसएस से जुड़ाव और उनकी गैर टकराव वाली छवि का भी जिक्र मिलता है। इन बातों का क्या मतलब है? देखिए, आरएसएस से जुड़ाव तो उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि को दिखाता है, जो जाहिर है भाजपा की मूल विचारधारा से जुड़ी है। और गैर टकराव वाली छवि का मतलब आमतौर पे ये निकाला जाता है कि वो ऐसे नेता हैं जो बेवजह के विवादों से बचते हैं, सबसे बनाकर चलने की कोशिश करते हैं और शायद मतलब समाधान निकालने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। राज्यपाल के तौर पर भी उनका कार्यकाल देखा जाए तो आमतौर पर शांति माना गया, कोई बड़े टकराव की खबरें नहीं आईं। ठीक है। जीत के बाद उनकी तरफ से कोई खास बयान आया? उन्होंने क्या कहा? हाँ, उन्होंने अपनी जीत को राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत बताया और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के प्रति अपनी पूरी प्रतिबद्धता जताई। तो ये बयान एक तरह से उनकी आने वाली भूमिका और सरकार के एजेंडे के साथ उनके तालमेल का संकेत देता है।
तो कुल मिलाकर देखें तो एक ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति बना है जिसके पास लंबा राजनीतिक अनुभव है, संगठन की समझ है और राज्यपाल के तौर पर प्रशासनिक अनुभव भी है। अब अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें इस पूरी तस्वीर को, तो इस पूरी चुनाव का क्या महत्व है? मतलब सुनने वालों के लिए इसके क्या मायने हैं? इसके कई मायने हैं। पहला तो यही कि ये एक मध्यावधि चुनाव था। ऐसी स्थिति कम ही आती है, और जब आती है तो ये हमारे लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था की मजबूती को परखती है। सही बात है। चुनाव समय पर हुआ, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, ये अपने आप में एक सकारात्मक बात है। और नतीजों के लिहाज से वो जो कम अंतर वाली बात थी और क्रॉस वोटिंग की सुगबुगाहट, हाँ, वो बहुत अहम है। 20 साल का सबसे कम जीत का अंतर, ये हवा के बदलते रुख का संकेत हो सकता है। क्या ये विपक्ष की बढ़ती ताकत है या सत्ता पक्ष के लिए एक इशारा कि भाई आगे की राह आसान नहीं होगी? ये सवाल पूछे जाएंगे। हाँ। और क्रॉस वोटिंग के जो संकेत मिले हैं, वो गठबंधनों की जो अंदरूनी राजनीति होती है उस पर सवाल खड़े करते हैं। क्या सांसद अब ज्यादा आजादी से वोट कर रहे हैं? क्या क्षेत्रीय या व्यक्तिगत समीकरण पार्टी लाइन पर हावी हो रहे हैं? इन सब का असर भविष्य में देखने को मिलेगा। संसद के अंदर कानूनों को पास कराने में और जो ओवरऑल राजनीतिक समीकरण है उन पर पड़ेगा। तो संक्षेप में कहें तो एक अप्रत्याशित इस्तीफे से कहानी शुरू हुई, मध्यावधि चुनाव तक पहुंची, एनडीए के अनुभवी नेता सीपी राधाकृष्णन ने इंडिया गठबंधन के जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को हराया, लेकिन जीत का अंतर पिछले 2 दशकों में सबसे कम रहा। जी। क्रॉस वोटिंग के संकेतों ने भी इस चुनाव को चर्चा में बनाए रखा। राधाकृष्णन अब देश के 15वें उपराष्ट्रपति हैं और उन्होंने विकसित भारत और राष्ट्रवादी विचारधारा पर जोर दिया है। हाँ बिल्कुल, ये इस पूरे घटनाक्रम का कह सकते हैं सारे मुख्य बिंदु इसमें आ गए। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में रह जाता है। पूछिए। ये जो कम अंतर वाली जीत है और साथ में ये क्रॉस वोटिंग के इशारे हैं, ये भविष्य के लिए क्या संकेत देते हैं? खासकर संसद की कार्यवाही पर इसका क्या असर पड़ सकता है? क्या अब हमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ज्यादा टकराव देखने को मिलेगा या फिर ज्यादा मोल भाव? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इसका एक और पहलू भी है। क्या? कि एक ऐसे उपराष्ट्रपति जिनकी अपनी पार्टी में मजबूत जड़ें हैं, वो ऐसे माहौल में जहां जीत का अंतर कम हो, राज्यसभा के सभापति के तौर पर सदन को कैसे चलाएंगे? उनका रवैया कितना निष्पक्ष रहेगा और कितना पार्टी लाइन के हिसाब से होगा? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमें शायद आने वाले वक्त में ही मिलेगा। ये चुनाव अपने पीछे कुछ ऐसे सवाल छोड़ गया है जिन पर आगे भी नजर बनी रहेगी और जो भारतीय राजनीति की अगली दिशा तय करने में अहम हो सकते हैं। बिल्कुल।